हाँ जी, गुड इवनिंग क्लास 10th। तो बेटे नेक्स्ट लेक्चर अपना आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स और एक्सक्रीटरी सिस्टम इन प्लांट्स भी पढ़ेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन एनिमल्स भी पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म एक्सक्रीशन, कि एक्सक्रीशन जो लाइफ प्रोसेस है। देखो, इससे पहले हमने इस चैप्टर में लाइफ प्रोसेस में क्या क्या बातें पढ़ी हैं अब तक वो जान लीजिए बेटे। हम ये पढ़ रहे थे इस चैप्टर के अंदर कि वो कौन कौन सी बेसिक लाइफ प्रोसेस हैं जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को परफॉर्म करनी पड़ती है अपने सर्वाइवल के लिए, यानी कि जिंदा रहने के लिए। तो सबसे पहली लाइफ प्रोसेस थी सर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बारे में हमने पढ़ा बेटे कि न्यूट्रिशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स या फिर इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजिंग इट टू गेट एनर्जी, और उसको यूटिलाइज करना ताकि फिर सेकंड प्रोसेस क्या थी, रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस से हम उस फूड से क्या ले सके, एनर्जी। ठीक है, न्यूट्रिशन के अंदर ही बेटे हमने एक सिस्टम पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम, कि उसमें क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड हम इनटेक करते हैं उसको हम बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, केमिकल्स की मदद से, केमिकल एंजाइम्स की मदद से हम उसको ब्रेक कर लेते हैं एक बहुत ही सिंपलर फूड के अंदर, जिसको आप डाइजेस्टेड फूड कहते हैं। क्लियर। फिर उसके बाद उसको फिर इजीली ऑक्सीडाइज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। हमने जाना सर रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, ब्रीदिंग होती है, इनहेल ऑफ ऑक्सीजन, एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब हमने जाना। रेस्पिरेशन के बाद थर्ड जो प्रोसेस थी वो हमने पढ़ी ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जो खाना हमने खाया वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर डाइजेस्ट हुआ था, उसकी वॉल्स में एब्जॉर्ब हो गया था। अब खाना तो केवल स्मॉल इंटेस्टाइन को तो नहीं चाहिए ना, खाना तो हर एक बॉडी सेल को चाहिए। तो उस खाने को क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है हर एक बॉडी सेल के पास। तो ट्रांसपोर्टेशन किसने किया था, हमारे पास ब्लड ने। और ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने में किसने हेल्प की थी बेटे, ह्यूमन हार्ट ने। हमने ये भी तो जाना था सर, जो हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था पूरा ह्यूमन हार्ट के बारे में, वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था। क्लियर। अब ट्रांसपोर्टेशन के बाद क्या हुआ सर, अब ट्रांसपोर्टेशन हो चुका, ठीक है, एनर्जी भी हमने ले ली, सारी चीजें हो गई हैं। अब जो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर या फिर किसी भी प्लांट की बॉडी के अंदर कलेक्ट हो जाते हैं, उस वेस्ट मटेरियल से कैसे छुटकारा पाया जाए, उस वेस्ट मटेरियल को कैसे बॉडी से बाहर निकाला जाए, या फिर वो कौन से ऑर्गन्स हैं जिनके थ्रू वो वेस्ट मटेरियल बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। एक्सक्रीशन का मतलब ही होता है बेटे द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंसेस। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंसेस इज नोन एज एक्सक्रीशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं सर प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन कैसे परफॉर्म होता है। तो पहले तो आप देखो, सिंपल सी बात ये है बेटे, एक्सक्रीशन जानना है ना, तो पहले ये पहचान लो कि उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो कौन कौन से वेस्ट सब्सटेंसेस जो प्रोड्यूस हो रहे हैं और कहां पर प्रोड्यूस हो रहे हैं। पहली चीज तो ये जानेंगे सर वेस्ट सब्सटेंस क्या क्या होते हैं प्लांट्स में। चलिए बात करते हैं सर रेस्पिरेशन की। प्लांट बेटे जब रेस्पिरेशन करता है, रेस्पिरेशन करेगा प्लांट, तो वेस्ट सब्सटेंस क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा, वेस्ट सब्सटेंस। और जब प्लांट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा तो फोटोसिंथेसिस के दौरान वो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करेगा एज ए वेस्ट सब्सटेंस, और साथ में कुछ वाटर वेपर्स भी एट द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन वाटर वेपर्स भी प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि एक्सेस अमाउंट में कई बार वाटर वेपर्स भी कलेक्ट हो जाते हैं प्लांट्स के अंदर। तो आप सिंपल सी लैंग्वेज में मुझे बताइए, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन गैस है और जो वाटर वेपर्स हैं प्लांट्स के अंदर, वो कैसे प्लांट से बाहर जाएंगे। आप सब पहले ही पढ़ चुके हैं ये बात सर, थ्रू स्टोमेटल पोर्स, कि प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं उसमें स्टोमेटल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू हम वहां से उनको एक्सक्रीट कर सकते हैं इजीली। सेकेंडली, स्टेम्स के अंदर लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं। लेंटिकल्स मैंने आपको बताया था, वो रीजन स्टेम्स का जहां पर बेटे जो सेल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, उनको लेंटिसेल्स कहते हैं। उस एरिया को वहां पर लेंटिसेल्स प्रेजेंट है, वो लेंटिसेल्स बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं, तो उनके बीच में स्पेस होता है जहां से इजीली वाटर वेपर्स और गैसेस एक्सचेंज हो सकता है। तो सबसे पहली चीज, प्लांट अपने कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जो गैसियस वेस्ट है और जो वाटर वेपर्स है उनको रिमूव कर सकता है थ्रू स्टोमेटल पोर्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, या फिर लेंटिसेल्स प्रेजेंट इन स्टेम्स। क्लियर, पहली चीज समझ में आ गई है। तो फर्स्ट पॉइंट आप लोग यहां पर क्लियर कर लेंगे सर। देखो मैंने पहले यही बताया है, ठीक है, क्या सबसे पहली चीज एक्सक्रीशन,
एक्सक्रीशन प्रोसेस की डेफिनेशन, एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है बेटे? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल। किसका रिमूव करना? जो टॉक्सिक वेस्ट है। टॉक्सिक का मतलब क्या है? जो पॉइजनस है, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, जो वेस्ट सब्सटेंसेस हैं, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, जो पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं, उनको रिमूव करना ही एक्सक्रीशन कहलाता है। अब सबसे पहले हम किस में पढ़ेंगे? एक्सक्रीशन पढ़ेंगे हम प्लांट्स में, फिर हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन एनिमल्स में। तो पहले प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन के बारे में मैंने आपको बताया सर। देखो ये एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। एक्सक्रीशन इन प्लांट में सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? मैं थोड़ा इस पर फोकस कर लेते हैं, एक्सक्रीशन इन प्लांट के ऊपर। मैं इसको आगे कर लेता हूं थोड़ा सा। चलिए अब नजर आ रहा होगा, आई थिंक क्लियर। तो ये बेटे फर्स्ट पॉइंट एक्सक्रीशन इन प्लांट्स का। ठीक है, क्या है कि सर प्लांट्स गेट रिड। रिड का मतलब क्या होता है? छुटकारा पाना। रिड का मतलब क्या है यहाँ पर? रिड का मतलब क्या है कि उससे छुटकारा पाना, यानी कि उसको रिमूव करना, बाहर निकालना बॉडी से। कुल मिलाकर बात यही है, रिमूव करना। ठीक है, तो प्लांट्स गेट रिड ऑफ किससे बेटे? गैसियस वेस्ट। गैसियस वेस्ट कौन किस किस की बात हो रही है यहाँ पर? गैसियस वेस्ट क्या है? CO2 और O2, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड कब प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है जब क्या हो? रेस्पिरेशन करेगा प्लांट। और ऑक्सीजन कब प्रोड्यूस होगा एज ए वेस्ट? जब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होगी। ठीक है, और साथ में जो वाटर वेपर्स बनेंगे उनसे कैसे छुटकारा पाता है? अभी मैंने बताया सर कि वाटर वेपर्स और इनके थ्रू कैसे छुटकारा पाता है? स्टोमेटल पोर्स, जो कि कहां प्रेजेंट होते हैं? लीव्स में। लीव्स में तो क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टोमेटल पोर्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरा, और लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं किसमें? स्टेम्स में। कौन से स्टेम्स में? जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं, जो सॉफ्ट जो हर्बिसेसियस प्लांट होते हैं। ठीक है, नहीं सॉरी, जो वुडी प्लांट्स होते हैं उनके लेंटिसेल्स, वहां पर लेंटिसेल्स होते हैं। और जो सॉफ्ट प्लांट होते हैं, जो हर्बिसेसियस प्लांट होते हैं, वहां पर तो स्टोमेटल पोर्स ही प्रेजेंट होते हैं उनके स्टेम्स में। तो मैंने आपको पहले भी समझाई थी ये बात। ठीक है, अब सेकंड चीज पर आ जाओ। देखो एक और बात समझना भाई, प्लांट जो है ना गैसियस एक्सचेंज से जो छुटकारा इजीली पा लेता है। कैसे? अपने स्टोमेटल पोर्स और लेंटिसेल्स के थ्रू। ठीक है, लेकिन प्लांट क्या करता है? कुछ अमाउंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, यानी कि जो प्लांट के अंदर सॉलिड वेस्ट इकट्ठा हो रहा है और प्लांट के अंदर जो लिक्विड वेस्ट है जो उसके यूज का नहीं है, तो वो क्या करता है? कुछ अमाउंट ऑफ सॉलिड और लिक्विड वेस्ट फ्रूट्स के अंदर, लीव्स के अंदर, वहां पर कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। प्लांट क्या करता है? सॉलिड और लिक्विड वेस्ट को अपनी लीव्स और फ्रूट्स के अंदर स्टोर करना स्टार्ट कर देता है। और जब वो लीव्स के अंदर जब एक्सेस अमाउंट में वो वेस्ट इकट्ठा हो जाएगा, तो वो लीव्स क्या होगी? बिल्कुल येलो येलो हो जाएगी, सूख जाएगी वो लीव्स, और वो प्लांट से क्या हो जाएगी? डिटैच होकर फॉल ऑफ हो जाएगी, यानी कि उसकी पीलिंग ऑफ लीव्स हो जाएगी, वो फॉल हो जाएगी, उससे अलग हो जाएगी। ऐसे सेम फ्रूट के साथ होता है। हम देखते हैं सर, जो कांटेदार फ्रूट आते हैं जिनके बाहर नुकीले नुकीले कांटे होते हैं, वो ऐसे क्यों है? उन फ्रूट का, उनके बाहर की कवरिंग में इतने वो कांटे क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि बेटे वहां पर क्या है? वो वेस्ट कलेक्ट करने का तरीका है प्लांट का। प्लांट अपने फ्रूट के बाहर वाली कवरिंग होती है ना, उसमें वेस्ट इकट्ठा करता रहता है। जब कोई भी पर्सन उस प्लांट से उस फ्रूट को तोड़कर लेकर जाएगा, उस फ्रूट को डिटैच करेगा उस प्लांट से, तो क्या होगा? साथ साथ वो वेस्ट भी निकल जाएगा फ्रूट के साथ साथ। समझ में आई बात? तो मैंने क्या बताया कि प्लांट सॉलिड और लिक्विड वेस्ट स्टोर कर लेते हैं कहां पर? प्लांट फ्रूट्स में, फ्लावर्स में, लीव्स में, सो दैट व्हेन द लीव्स फॉल ऑफ, ठीक है, या फिर फ्रूट्स डिटैच फ्रॉम द प्लांट्स, ठीक है, दे गेट रिड ऑफ देयर वेस्ट मटेरियल ऑल्सो। वो अपने वेस्ट मटेरियल से भी छुटकारा पा लेते हैं। तो मैंने आपको यही बताया सर रेफाइड्स की फॉर्म में। और मैं आपको बता दूं सर, फ्रूट्स के अंदर जो वेस्ट स्टोर करता है प्लांट, उसको बोलते हैं रेफाइड्स, RAPHIDES। रेफाइड्स की फॉर्म में स्टोर होता है फ्रूट्स के अंदर वेस्ट मटेरियल। ठीक है, तो देखो प्लांट्स गेट रिड ऑफ सॉलिड और लिक्विड वेस्ट। सॉलिड और लिक्विड वेस्ट से कैसे छुटकारा पाता है?
स्टोर्ड बाई, जो उसने क्या किया था, स्टोर किया था, कहां पर स्टोर किया था, लीव्स के अंदर। कैसे कैसे कर पाता भाई, शेडिंग ऑफ लीव्स, पहली चीज किससे, शेडिंग ऑफ लीव्स। दूसरा क्या है, पीलिंग ऑफ बार्क, जो बार्क पूरी टहनी खराब होकर गिर जाती है नीचे। और तीसरा फेलिंग ऑफ फ्रूट्स, फेलिंग ऑफ फ्रूट्स, तो फ्रूट्स का फेल होना, पीलिंग ऑफ लीव्स, ठीक है, बाग का गिरना, तो ये सारी चीजों के थ्रू वो अपना वेस्ट एक्सक्रीट कर रहे हैं। अच्छा चलिए आप लोग मुझे एक बात बताइए, आपने ये यदि किसी बच्चे ने देखा भी होगा, काफी सारे बच्चों ने, कि प्लांट जो होता है ना, आप देखते हैं प्लांट का जो मेन पार्ट होता है, जहां से प्लांट ग्रो करता है, रूट से जो अबव वाला पार्ट है वहां से, या फिर स्टेम से, आप कई बार देखते हैं कि प्लांट के अंदर से ना एक गम टाइप में, एक रेजिन टाइप में एक फ्लूइड सा, सेमी सॉलिड सा बह रहा होता है, उसके स्टेम से बाहर निकल रहा होता है ना, कई बार देखते हैं, जिसको आप गोंद भी कहते हैं, ठीक है, जो काफी चीजें चिपकाने के काम आता है, यानी कि जो गम की तरह यूज होता है। तो जो गम लाइक लिक्विड होता है या फिर रेजिन्स होते हैं, वो प्लांट से बाहर, उसकी स्टेम से, वहां से प्लांट क्या कर रहा होता है, उसको बाहर निकाल रहा होता है, प्लांट के स्टेम पे चिपका हुआ होता है, काफी बार देखते हैं हम। वो भी क्या है, वो भी प्लांट का अपने वेस्ट को बाहर निकालने का ही एक मेथड है। तो प्लांट क्या करता है, रिलीज करता है, क्या रिलीज करता है, गम्स, रेजिन्स की फॉर्म में अपने वेस्ट सब्सटेंसेस को, ठीक है। थर्ड पॉइंट यही है बेटे, क्या है कि बाय, वो कैसे रिमूव करता है, प्लांट्स गेट रिड ऑफ देयर वेस्ट मटेरियल बाय सिक्रेटिंग देम इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ गम्स, इन द फॉर्म ऑफ गम्स। दूसरा क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ रेजिन्स। तो रेजिन्स और गम की फॉर्म में वो क्या कर देता है, उनको सीक्रेट आउट कर देता है प्लांट, उससे भी उसका वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। और कुछ अमाउंट ऑफ वेस्ट जो प्लांट है वो अपनी सोइल के अंदर रिलीज कर देता है रूट्स के थ्रू, ठीक है, वो भी आप समझ सकते हैं, लास्ट पॉइंट मैंने लिख दिया है, ठीक है। रिलीज सम वेस्ट इनटू द सोइल अराउंड देम, प्लांट कुछ वेस्ट अपनी सोइल के अंदर रिलीज कर देता है, ठीक है। चलिए, एक्सक्रीशन इन प्लांट का मतलब समझ में आ गया। एक्सक्रीशन इन प्लांट का मतलब जो गैसियस वेस्ट होगा वो तो स्टोमेटल पोर्स और लेंटिसेल्स के थ्रू जाएगा, वाटर वेपर्स वगैरह, ठीक है। दूसरा जो सॉलिड और लिक्विड वेस्ट है बेटे, वो तो या तो वो अपने लीव्स में, फ्रूट्स में स्टोर कर लेंगे, जब लीव्स और फ्रूट्स उस प्लांट से डिटैच होंगे तो वो सॉलिड और लिक्विड वेस्ट भी अलग हो जाएगा। मेनली बातें ये दो ही थी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि सर प्लांट्स गेट रिड ऑफ देयर वेस्ट मटेरियल आल्सो बाय सीक्रेटिंग द लिक्विड वेस्ट इनटू द फॉर्म ऑफ गम्स एंड रेजिन्स। क्लियर? चलिए, ये 3 पॉइंट मेन थे। अब हम आ जाते हैं सर एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर वो कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं? अच्छा जी, पहले तो हम ये जान लेते सर एनिमल्स के अंदर वेस्ट मटेरियल कौन से हैं, मेनली कौन कौन सा वेस्ट एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं अपनी बॉडी में, जिसको उसको बाहर निकालना है। तो मेनली जो मटेरियल कौन कौन सा होता है उसकी बॉडी में, ठीक है, वो समझ लेंगे। देखो, अमीबा, अमीबा बेटे रेस्पिरेशन तो करता ही होगा, नो डाउट। तो उसके बॉडी में क्या होगा वेस्ट प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी जो कि पॉइजनस है। तो अमीबा को CO2 गैस बाहर निकालनी है। क्लियर? पहली चीज। दूसरा, अमीबा कॉम्प्लेक्स फूड इनटेक करता है, पढ़ा था हमने न्यूट्रिशन के दौरान। बाय द हेल्प ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन सूडोपोडिया से कॉम्प्लेक्स फूड इनटेक कर लेता है। अमीबा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होलोजोइक होता है, पढ़ा था हमने। तो अमीबा के अंदर जो खाना जाएगा डाइजेस्ट होगा, तो वहां पर भी अमीबा के अंदर भी कुछ नाइट्रोजीनियस वेस्ट, यूरिया लाइक सब्सटेंस बनेंगे। तो वो भी उसके अंदर क्या है, वेस्ट है, जो अनडाइजेस्टेड प्रोटीन्स वगैरह रह गए अमीबा में, वो भी वेस्ट है उसके लिए। ठीक है, तो अमीबा इनसे कैसे छुटकारा पाएगा, उस नाइट्रोजीनियस वेस्ट से और कार्बन डाइऑक्साइड से। अमीबा क्या करता है, अपनी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, किसके थ्रू, अपनी सेल मेम्ब्रेन, उसका एक प्रकार से एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह एक्ट करती है। अमीबा अपनी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को भी और नाइट्रोजीनियस वेस्ट को भी बाहर निकाल सकता है। समझ में आ गई बात? तो अमीबा गैसियस वेस्ट से छुटकारा कैसे पाएगा, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड से, थ्रू इट्स सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। आपने पढ़ा था सर, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन किसी सब्सटेंस का फ्लो होना होता है डिफ्यूजन। तो जब अमीबा सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा अमाउंट में हो जाएगी और बाहर उसके सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की हमेशा ही कमी रहती है, तो अमीबा सेल की बॉडी के अंदर से बाहर की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड भागेगी और उसको परमिशन कौन देगी, सेल मेम्ब्रेन अलाउ कर देगी उसको बाहर निकलने में।
तो मैंने बोला सर अमीबा गेट रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम इट्स बॉडी थ्रू इट्स सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। सेकेंड चीज, अमीबा के अंदर, अमीबा जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उस सेल के अंदर बेटे उसकी एक सेल ऑर्गेनेली होती है, दैट इज वैक्यूल। पढ़ा है ना सबने कि अमीबा के अंदर जो वैक्यूल होता है वो क्या करता है, जो एक्सेस अमाउंट में वाटर इकट्ठा हो जाता है जब अमीबा के अंदर, तो एक्सेस ऑफ वाटर वैक्यूल में चला जाता है, वैक्यूल उसको अपने पास स्टोर कर लेता है, ठीक है। और एक्सेस ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो होगा, लिक्विड वेस्ट कोई अदर वेस्ट होंगे, तो उनको भी वैक्यूल क्या करता है, अपने पास स्टोर कर लेता है। और जब बारी आती है सेल मेम्ब्रेन रप्चर होती है, तो वैक्यूल उस टाइम पर उसको बाहर रिलीज करवाने में हेल्प करता है। तो सिंपल टर्म्स में जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, एक्सेस ऑफ वाटर है, उसको वो चीजें वैक्यूल में स्टोर हो जाती हैं अमीबा के, और वो उससे क्या करता है, वैक्यूल उसको फिर बाहर रिलीज करवा देता है उस अमीबा सेल से। तो हम ये कह सकते हैं सर अमीबा गेट रिड ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट लाइक अमोनिया या फिर एक्सेस ऑफ वाटर एंड एक्सेस ऑफ वाटर बाय द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, यानी कि उसके अंदर एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है अमीबा सेल के अंदर। क्लियर, पक्का? तो ये था अमीबा का। अब बात करते हैं सर अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म के अंदर क्या होता है? अर्थवॉर्म के अंदर क्या होगा बेटे? अर्थवॉर्म के अंदर मैं बताता हूँ, वेस्ट मटेरियल सब में वही है, कार्बन डाइऑक्साइड और ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट। एनिमल्स में ये दो ही वेस्ट मटेरियल है। नाइट्रोजीनियस वेस्ट का मतलब यहाँ पर है यूरिन, यूरिया, अदर सोल्ट्स, अनडाइजेस्टेड फैट, प्रोटीन्स, ये सब यूरिया की फॉर्म में माने जाते हैं, ठीक है। तो जो अर्थवॉर्म होता है बेटे, अर्थवॉर्म का मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन यदि पेपर में आ जाता है तो आपने लिखना है सर नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया इज द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म के अंदर बेटे नेफ्रीडिया एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो उसकी वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है, उसको फिल्टर करके वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में मदद करता है। क्या बताया मैंने? नेफ्रीडिया, NEPHIRIDA, नेफ्रीडिया। देखो ये लिखा हुआ है NEPHRIDIA, नेफ्रीडिया। तो ये मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है किसका? अर्थवॉर्म का, ठीक है। दूसरा, उसकी जो अर्थवॉर्म की जो बेटे मॉइस्ट स्किन होती है, जो उसकी स्किन है बाहर वाली स्किन, ठीक है, आउटर मोस्ट कवरिंग जो स्किन है, वो भी एक प्रकार से एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करती है। वो भी ऑयली होती है, यानी कि ऑयल्स की फॉर्म में वो वेस्ट मटेरियल बाहर निकालती रहती है, जैसे हमारी स्किन है। हम देखो अब आजकल गर्मी हो रही है तो हमें बहुत सारे पसीने आते हैं, स्वेटिंग आती है ना, तो वो हमारी स्किन जो है क्या कर रही है, स्किन के थ्रू स्वेटिंग की फॉर्म में हमारे वेस्ट टॉक्सिक मटेरियल बाहर निकल रहे हैं। समझ में आई बात? तो ये भी हम भी ये कह सकते हैं सर हमारी स्किन है एक प्रकार से एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम कर रही है ना, ऐसे ही अर्थवॉर्म के अंदर होता है बेटे। तो एक तो नेफ्रीडिया और एक उसकी मॉइस्ट स्किन, ये दोनों ही क्या है उसके, ये दोनों के दोनों क्या है बेटे, उसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। ये दोनों के दोनों इसके क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ह्यूमन बींग्स की। ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है? नेफ्रॉन। ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होते हैं? कोई आपसे पूछे व्हाट इज द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग्स की एक्सक्रीटरी यूनिट का नाम बताओ। ये क्वेश्चन आता है सीबीएसई में 1 मार्क्स में, एमसीक्यूज में। एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ ह्यूमन बींग, तो आप क्या बताएंगे सर? नेफ्रॉन, NEPHRON, नेफ्रॉन, ये लिखा हुआ है NEPHRON। नेफ्रॉन इज द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमन बींग्स। मैं आपको बताता हूं सर, हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर, ठीक है, ह्यूमन बींग्स के अंदर जो हमारा नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, दैट इज यूरिया या यूरिन, ठीक है बेटे। ये दो वेस्ट, यूरिया या यूरिन की फॉर्म में जो वेस्ट मटेरियल हमारे ब्लड के अंदर होता है, उस ब्लड के अंदर से उस वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करने का काम, बहुत ध्यान से समझ लेना। जिन बच्चों को नींद आ रही है ना बेटे, तो वीडियो को प्लीज बंद करके पहले सो जाएं 1 घंटे 2 घंटे, उसके बाद यहीं से ऑन करके दोबारा देख लें। ऐसे नहीं है सर लेटे लेटे ऐसे ही देख रहे हो और सो गए, आधी बातें सुनी आधी नहीं सुनी, तो बात पल्ले नहीं पड़ेगी। फिर से बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब आगे, ठीक है जी। ये तो प्लांट की बात थी, अब आ रहा है ह्यूमन बींग्स, और जो कि इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है सीधा, एक्सप्लेन करना पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। तो थोड़ा सा कान खोल लेंगे और सुन लेंगे। देखो, एक्सक्रीटरी
सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स में क्या क्या चीजें होती हैं। बेटे देखो, हमारे ब्लड के अंदर जो भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट जैसे यूरिया और यूरिन, ठीक है, वो वेस्ट ब्लड के अंदर मिक्स है हमारे, ठीक है। तो उस ब्लड से पहले उस वेस्ट को क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा, ताकि ब्लड को क्लीन करना पड़ेगा, मतलब ब्लड को फिल्टर करना पड़ेगा। सो दैट ब्लड को फिल्टर करने का मतलब क्या है कि उस ब्लड से उस यूरिन और यूरिया को, यानी कि जो वेस्ट था नाइट्रोजीनियस वेस्ट, उसको क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा, ताकि ब्लड जो था वो क्लीन हो जाए और वेस्ट मटेरियल अलग हो जाए। ये काम करती है हमारी किडनी। हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर बेटे 2 किडनीज होती हैं। कितनी किडनी होती हैं? 2 किडनी होती हैं। तो ये दोनों किडनीज का काम क्या है कि वो ब्लड के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है, उस वेस्ट मटेरियल यूरिया और यूरिन को ब्लड से अलग करना, ब्लड को साफ करना, क्लीन करना, ये काम है किडनी का। और वो जो किडनी है बेटे हमारी दोनों, वो किडनीज मिलियंस ऑफ छोटे छोटे नेफ्रॉन से मिलके बनी है। मिलियंस ऑफ टाइनी नेफ्रॉन से मिलकर के एक किडनी बनती है। तो इसका मतलब आप मुझे बताइए, पूरी किडनी किससे मिलकर बनी है? नेफ्रॉन से। तो मेन काम किसका है किडनी के अंदर? ब्लड को प्योरीफाई करने में, ब्लड को क्लीन करने में मेन काम किसका? ब्लड को क्लीन करने में नेफ्रॉन का। क्योंकि किडनी किससे बनकर बनी है? नेफ्रॉन से। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है जी। चलिए अब पढ़ते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स को और ज्यादा डिटेल में, कैसे कैसे क्या होता है, नेफ्रॉन क्या होता है, ये सारी बातें करते हैं, ठीक है जी। करें, देख लो तो जरा, यहां आ जाओ, आप इस वाले पार्ट पर आ जाओ। देखो बेटे, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस के अंदर ह्यूमन बींग्स के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या आएगा सर? पहला मेन ऑर्गन क्या है? मेन ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स के एक्सक्रीटरी सिस्टम के मेन ऑर्गन क्या क्या है? पहला है बेटे किडनी। कितनी किडनी होंगी सर? 2 किडनी। इसको मैं ये भी कह सकता हूं सर, ए पेयर ऑफ किडनी। ए पेयर ऑफ किडनी का मतलब क्या है? नंबर में कितनी है? ये 2 है, तो मैंने सीधा लिख दिया सर 2 तो क्या होती है? किडनी। किडनी की शेप कैसी होती है सर? बीन शेप की होती है। कैसे शेप की होती है सर? बीन शेप किडनी होती है, ठीक है। कहां प्रेजेंट होती है सर? जस्ट बिलो द वेस्ट, ठीक है, और बैक पोर्शन में, बैक साइड में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। और किडनी किससे मिलकर बनी है? अभी मैंने बताया सर, मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन। किडनी किससे मिलकर बनी है? मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन। और इनका काम क्या होता है किडनी का या फिर नेफ्रॉन का काम क्या है? टू प्योरीफाई द ब्लड, यानी कि ब्लड के अंदर से वेस्ट मटेरियल को अलग करना। वेस्ट मटेरियल को अलग करना यानी कि ब्लड के अंदर से जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट था, जो यूरिन था, जो यूरिया था, उसको सेपरेट करना। ये किसका काम है बेटे? ये काम है किडनी का, नेफ्रॉन का। मटेरियल इस किडनी ने सेपरेट किया। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये हमारे पास 2 किडनीज थी, ठीक है बेटे। मान लीजिए ये हमारे पास किडनी 1 है और ये किडनी 2 है, ठीक है सर। अब इन दोनों किडनी से जो भी वेस्ट आएगा, वो दोनों किडनी से जो भी वेस्ट आएगा बेटे, वो यूरेटर से कनेक्ट होता है ऐसे। ये क्या है हमारे पास? ये है यूरेटर। और ये भी क्या है बेटे? ये भी है यूरेटर। ये लो। तो बेटे किडनी ने जो भी चीजें सेपरेट की, जो वेस्ट आया, वो वेस्ट किस में आ जाएगा? इस यूरेटर में आ जाएगा। ये दोनों ट्यूब है। अब मुझे आप सोचकर बताइए, यूरेटर भी कितने हैं? 2 हैं। तो मैं क्या लिखूं सर यहां पर? कितने यूरेटर हैं? 2 यूरेटर। और किससे कनेक्ट है? कनेक्टेड टू ईच किडनी। ईच किडनी से कनेक्ट है। काम क्या करेंगे? रिसीव द यूरिन, ठीक है। क्या करेंगे? रिसीव किसको करेंगे? यूरिन को रिसीव करेंगे, जो कि किडनी में क्या हुआ था? फिल्टर हुआ था, ठीक है। क्लीन ब्लड तो चला जाएगा। जो वेस्ट मटेरियल किडनी ने सेपरेट किया था वो कहां आ जाएगा? यूरेटर के अंदर आ जाएगा। यूरेटर क्या करेंगे सर? उसको
यूरेटर, फिर ये दोनों यूरेटर, यहां पर आता है हमारे पास एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं सर यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, अब दिख जाएगा, ये देख लो। इसको क्या कहते हैं सर हम, इसको हम कहते हैं सर यूरिनरी ब्लैडर, यहां लिख देता हूं मैं। ठीक है सर, यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ये यहाँ पर वो वेस्ट आकर के क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर आएगा इनके थ्रू, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। और यूरिनरी ब्लैडर के बाद फिर यहाँ पर क्या होता है सर हमारे पास, यूरिनरी ब्लैडर के बाद क्या होता है, और पीछे दिखा देता हूं मैं। अब सर जो यूरिनरी ब्लैडर जो होता है, इसके बाद ये जो नीचे वाला पार्ट है, जो ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ये यहां से, ठीक है, ये यहां से बेटे ये प्रेजेंट होता है यूरेथ्रा। जब इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन की अमाउंट ज्यादा हो जाती है, तो यूरेथ्रा की मसल्स जो होती हैं ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं और यूरिन को पासेज देती हैं, इसको बाहर एक्सक्रीट करवा देती है। ठीक है, यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन बाहर चला जाता है बॉडी से। क्लियर? तो ये बात समझ में आई आपको? पहले तो क्या बताया मैंने कि सबसे पहले किडनी के अंदर क्या आएगा, ब्लड आएगा, उस ब्लड का क्या होगा, प्योरिफिकेशन होगा, उसके अंदर से वेस्ट मटेरियल को अलग किया जाएगा। क्लीन ब्लड तो अपने रास्ते फिर चला जाएगा, लेकिन जो वेस्ट मटेरियल इसने फिल्टर किया था किडनीज ने, वो कहा जाएगा इन दोनों यूरेटर्स के थ्रू, ठीक है, जो कि किडनी से अटैच्ड है, कहा जाएगा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आ जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर के बाद यहाँ पर जब एक कंसिडरेबल अमाउंट में, यानी कि एक हाई कंसेंट्रेशन में जब यूरिन का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तो फिर व्हेन वी गो टू टॉयलेट, तो बेटे जब टॉयलेट जाते हैं तो यूरेथ्रा के थ्रू इसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं, और यूरिन और यूरिया दोनों ही वेस्ट क्या हो जाते हैं, यहाँ से एक्सक्रीट हो जाते हैं, बॉडी से आउट हो जाते हैं। तो अब मुझे बताएंगे जल्दी से कि सर ये तो इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से, ये तो इजी सा मेथड था। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के पहले दो पार्ट क्या है, पहले तो क्या है सर, दो किडनीज किससे मिलकर बनी है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से मिलकर बनी है किडनी। काम क्या होता है, टू प्योरीफाई द ब्लड, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है उसको क्या करना, सेपरेट करना। ठीक है सर, वेस्ट मटेरियल को सेपरेट करना ब्लड से। उसके बाद ईच किडनी इज कनेक्टेड टू ए यूरेटर, किससे कनेक्ट होती है, यूरेटर से कनेक्ट होती है। तो सर ये देखो, ये लिखा हुआ है यहां पर, ये लिखा हुआ है यहां पर कि दो यूरेटर होते हैं, किडनी के बाद क्या आता है, यूरेटर। ठीक है, ये दो यूरेटर मैंने सिखाए थे आपको। अच्छा, यूरेटर फिर किससे कनेक्ट होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर से, और यूरिनरी ब्लैडर में फिर जब ज्यादा अमाउंट ऑफ हो जाता है यूरिन का, तो फिर वो यूरेथ्रा के थ्रू क्या हो जाता है, बाहर एग्जिट हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है। क्लियर? अब अभी खत्म नहीं हुआ है एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है जी, अभी खत्म नहीं हुआ है। अब हमने क्या पढ़ना है बेटे, बहुत ध्यान से सुने, अभी तो मेन काम शुरू होगा। अब हमने ये पढ़ना है कि सर जो किडनी है, ये किडनी के अंदर ऐसा क्या है जिससे कि ये ब्लड को प्योरीफाई कर देती है, ब्लड के अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल था उसको अलग कर देती है। ऐसा क्या है, किडनी का फंक्शन कैसा है, कैसे किडनी फंक्शन करती है। और आप देखते होंगे सर ये बहुत सारे डिजीज चल रही है किडनी से रिलेटेड। ठीक है, किडनी फेलियर बहुत नॉर्मल बातें होने लगी हैं आजकल, कभी डायलिसिस करवाते हैं, फिर किडनी ट्रांसप्लांटेशन होता है, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा कैसे, क्यों, कैसे हुआ ये। ठीक है, बस आप लोग बहुत ध्यान से सुनते रहें। नींद आ रही है तो मैं फिर से वापस से रिपीट कर रहा हूँ बेटे, आराम से रख दो फोन, आराम से सो जाओ, जब मन करे तब उठकर देख लेना, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर से पहले। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? चलिए पढ़े अब, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, क्या पढ़ना है हमने, किडनी। कैसे, हाउ किडनी प्योरीफाई द ब्लड। किडनी इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन। इसका मतलब ब्लड प्योरीफाई कौन करता है, किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का काम होता है ब्लड को प्योरीफाई करने का, क्योंकि किडनी तो नेफ्रॉन से मिलकर बनी है। तो हमने क्या पढ़ना है, फंक्शन, स्ट्रक्चर
किसका? नेफ्रॉन का। तो स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन हमने पढ़नी है, हाउ नेफ्रॉन प्योरीफाई द ब्लड। क्लियर? लेकिन उससे पहले एक छोटा सा, एक बिल्कुल ही छोटा सा बात मैं बताता हूं, आप सबको पता भी होगी। सर हमारी बॉडी में ये यूरिन और यूरिया के अलावा और क्या वेस्ट है? कार्बन डाइऑक्साइड भी तो बनती है। चलिए सोचकर बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मन में सोच लेना अपने। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रेस्पिरेशन प्रोसेस जब हम करते हैं तो हमारे सेल्स में बनती है, और सेल्स से फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ चली गई थी? लिम्फ के थ्रू, मैंने बताया था ना, जो अपने पास टिश्यू फ्लूइड होता था उसके थ्रू ब्लड कैपिलरीज में आ गई थी, वापस ब्लड के अंदर मिक्स हो गई थी ना, प्लाज्मा में डिसोल्व हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो सेल से आई। सेल्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड के अंदर मिक्स करवा देते हैं। ब्लड के अंदर कहाँ मिक्स होती है? प्लाज्मा में। प्लाज्मा और ब्लड उसको लेकर के कहाँ आते हैं? फिर हमारे एल्वियोली में, लंग्स के अंदर। लंग्स के बाद फिर हम उसको एक्सहेल कर देते हैं बाहर। बहुत ही सिंपल है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का तो एक्सक्रीशन बड़ा ही सिंपल है, लंग्स करते हैं। कौन करते हैं? लंग्स के थ्रू हम एक्सहेल करते हैं और ब्लड के थ्रू वो लंग्स तक आती है। ठीक है जी। चलिए ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर क्या, कि रेस्पिरेशन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज ए वेस्ट मटेरियल। क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज ए वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करता है, विच इज रिमूव्ड थ्रू आवर लंग्स, जो कि हमारे लंग्स से क्या की जाती है? लंग्स के थ्रू क्या होती है? रिमूव होती है जब हम क्या करते हैं? उसको एक्सहेल करते हैं। ठीक है जी। तो अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन के बारे में जानेंगे। ठीक है, एक मिनट में इसको रब कर देता हूं जल्दी से। तो देखो बेटे, अब हमने पढ़ना है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, अब हमने नेफ्रॉन के बारे में पढ़ना है, सर कैसे नेफ्रॉन फंक्शन करता है, कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं। सर एक सेकंड रुको, मैं एक बार फैन ऑफ कर देता हूँ पहले। ठीक है जी। तो नेफ्रॉन कैसे ब्लड को प्योरीफाई करता है वो जानने से पहले बेटे हमें नेफ्रॉन पता करना पड़ेगा कि नेफ्रॉन क्या होता है, कौन कौन से पार्ट्स से नेफ्रॉन मिलकर बनता है और कैसा है दिखने में, कैसा उसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो देखते हैं जरा। सबसे पहली चीज बेटे, सबसे पहले वो कहता है सर जो नेफ्रॉन है ना वो ऐसे कप शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ऐसे, यानी कि वो एक कप की शेप का स्ट्रक्चर है। थोड़ा और नीचे बना लेते हैं हम। यस, ठीक है जी। थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन आ रहा है, रिफ्लेक्शन आ रहा है, चेंज कर देंगे एंगल थोड़ा सा, हो जाएगा, जाएगा नहीं लेकिन ये एक सेकंड रुको। ठीक है, अब तो दिख रहा होगा साफ। चलिए अब देख लो। तो बेटे मैं ये कह रहा हूं नेफ्रॉन है ना ऐसे एक कप शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है। कप शेप लाइक स्ट्रक्चर में इसको और अच्छे से बना देता हूं, जैसे कि ये इस प्रकार से। ये इस प्रकार, जैसे ये कप बन गया ना, कप बैग शेप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं सर नेफ्रॉन का सबसे पहला पार्ट होता है बेटे, यहां पर मैं लिख रहा हूं ये पार्ट, इस पार्ट का नाम है बेटे ये बोमेन्स कैप्सूल। ये लो, बोलो कोई डाउट है इसमें? क्या बताया मैंने कि नेफ्रॉन का अपर पार्ट जो होता है वो ऐसे कप बैग शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस कप का ये नाम क्या है? इस कप बैग लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या है? बोमेन्स कैप्सूल। क्लियर? देखो आगे, अब जो ये लोअर एंड है, जो ये लोअर एंड, ये जो लोअर एंड है, ठीक है, जो ये एक ट्यूब आ रही है इसमें से निकलकर, क्या आ रही है? एक ट्यूब। तो ये जो सेकंड पार्ट है इसका नाम होता है ट्यूब्यूल। इसको मैं यहां से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये सेकंड पार्ट है, इसका क्या नाम है? ट्यूब्यूल।
ठीक है जी, इसको कहते हैं ट्यूब्यूल। क्लियर बेटे? तो ये तो क्या हो गया सर, बोमेंस कैप्सूल, और जो लोअर एंड हो गया ये क्या हो गया, ट्यूब्यूल। तो आप मुझे बताओ, बोमेंस कैप्सूल एंड ट्यूब्यूल टुगेदर मेक्स ए नेफ्रॉन। बोमेन कैप्सूल और ट्यूब्यूल दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक नेफ्रॉन का की फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर? अब आगे समझना बहुत ध्यान से। बोमेन्स कैप्सूल कोई पूछे, ये तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, बोमेन कैप्सूल कैसा होता है, कप बैग शेप लाइक स्ट्रक्चर। लिख दूंगा एक बार, कहां लिख दूं, यहां लिख देता हूं, चलो, कप बैग ये लिख दिया मैंने, कप शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे कर देता हूं, ये देख लो ध्यान से, ये लो। ठीक है जी, साफ है? लेकिन अच्छे से आना चाहिए सबको। हिंदी में कहानी बताऊंगा और हिंदी में समझ लेना, और उसके बाद मतलब दोनों ही चीजों में बताऊंगा, हिंदी में भी बताऊंगा और इंग्लिश में भी बताऊंगा। लिखना कैसे, सारी बातें करेंगे हम, लेकिन पहले समझ लो ध्यान से एक्चुअल में है क्या किडनी, कैसे काम करती है। ठीक है, तो किडनी के ये दो पार्ट है। तो आपको ये बात समझ में आई कि किडनी किससे मिलकर बनी है, बहुत सारे नेफ्रॉन से। अब एक नेफ्रॉन किससे मिलकर बना है, बोमेन्स कैप्सूल और ट्यूब्यूल से। ठीक है, बोमेन्स कैप्सूल कप शेप, उसके नीचे ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अब समझना, फंक्शन भी साथ साथ समझाऊंगा, सारी चीजें साथ साथ करेंगे। देखो, ये जो कप शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर है ना बेटे, इसके अंदर ये यहां पर होती है हमारे पास ब्लड कैपिलरी। बहुत ध्यान से देख लेना भाई, इसके अंदर मैंने ये बनाई है, ये ट्यूब जो बनाई है, ये ट्यूब जो मैंने बनाई है बेटे, ये देखो ट्यूब बनाई है मैंने ये एक। ठीक है, ये क्या है अपने पास, ब्लड कैपिलरी। ठीक है, ध्यान से समझ लेना, ये लिख देता हूं। ठीक है जी, ब्लड कैपिलरी नहीं दिख रहा ऊपर, अब दिख जाएगा, दिख गया। ठीक है जी, ये ब्लड कैपिलरी है। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या ये ब्लड कैपिलरी एक ही है? देखो, ये बंडल से ब्लड कैपिलरी ऐसे ऐसे फैली हुई है, इसमें कभी ऊपर आ रही, कभी नीचे जा रही, कभी ऐसे जाएगी, कभी ऐसे जाएगी, कभी ऐसे जाएगी। ये बंडल से ब्लड कैपिलरी का कहने का मतलब, इसको दोबारा बनाऊं आपको तो एक इसको बंडल्स की फॉर्म में मैं दिखा देता हूँ, और अच्छे से देख लो, फिर आप बताना मुझे सर। देखो, ऐसे यस, कहने का मतलब क्या है कि ये जो यहाँ पर क्या हुआ, एक्चुअल में हुआ क्या है यहाँ पर, वो समझ लो। यहाँ पर ये हुआ बेटे कि ये जो ब्लड कैपिलरी थी, इसका एक बंडल्स है, इनके बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरी है। एक ही ट्यूब है, लेकिन वो ऐसे बंडल की फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उसका बता रहा हूं मैं आपको, क्या कि सर बंडल्स ऑफ blood capillary present in Bowman's capsule
इज इक्वल टू ग्लोमेरुलस। बेटे ध्यान से शांति से पढ़ लो इस बात को, क्या बोल रहा हूं सुन लो। बोमेंस कैप्सूल के अंदर जो ब्लड कैपिलरी का एक बंडल है, पूरा एक बंडल इकट्ठा हो रखा है, उस बंडल को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस GLO, ग्लोमेरुलस MERULUS, ग्लोमेरुलस। तो बंडल्स ऑफ blood capillary present in the Bowman's capsule is known as glomerulus। I think clear हो गया होगा तीसरा पार्ट, क्लियर। थर्ड पार्ट समझ में आ गया, अब आगे समझना। वन एंड ऑफ ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस का एक एंड, एक हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा, वन एंड ऑफ ग्लोमेरुलस is connected to renal artery। ठीक है जी, ये है अपने पास रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी क्या करती है? रेनल आर्टरी carry dirty blood। ये इसका फंक्शन लिखते हैं बेटे, मैं पढ़कर सुना देता हूं, आगे कर देता हूं, पढ़ लो ध्यान से। क्या है सर? रेनल आर्टरी क्या काम करती है बेटे, हिंदी में समझ लो। देखो ये रेनल आर्टरी है अपनी, इस रेनल आर्टरी में क्या फ्लो करता है? ब्लड। तो जो डर्टी ब्लड था, डर्टी ब्लड मतलब अभी उसमें वेस्ट है, ठीक है, यानी कि यूरिया यूरिन उस ब्लड के अंदर मिक्स है, वेस्ट। तो वो जो डर्टी ब्लड है, उस डर्टी ब्लड को कैरी करती है रेनल आर्टरी और ले जाके किससे कनेक्ट कर देती है? यहां से ग्लोमेरुलस से। ये ग्लोमेरुलस स्टार्ट हो गई, ये ब्लड कैपिलरी जोन रही, ये ग्लोमेरुलस इसी को तो कहते थे पूरे को। तो ग्लोमेरुलस का एक हिस्सा ये रेनल आर्टरी से कनेक्ट है, और रेनल आर्टरी के थ्रू फिर डर्टी ब्लड कहां आता है? ग्लोमेरुलस में आता है। इतनी बात समझ में आ गई? जब ब्लड यहां ग्लोमेरुलस में आएगा तो ग्लोमेरुलस का काम क्या होगा? ग्लोमेरुलस क्या काम करता है? फिल्टर द ब्लड, filter the blood by removing, filter the blood by removing ब्लड। वो क्या ग्लोमेरुलस का फंक्शन समझ लेना, पेपर में क्वेश्चन आया सीबीएसई में, कम से कम 5 से 7 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस एंड ट्यूब्यूल, बहुत बार रिपीट हो चुका है। ये फिर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बोमेंस कैप्सूल एंड ट्यूब्यूल, बहुत बार रिपीट हो चुका है बेटा। ये क्वेश्चन सेपरेटली पूछ लेते हो और पूरा 5 मार्क्स में पूरा एक्सप्लेन करना आगे फिर तो कहना ही है, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से ये बात समझ लो। कभी तुम पूरा चैप्टर इतना लंबा, लाइफ प्रोसेस, एरोबिक, अनएरोबिक, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, ट्रांसपोर्टेशन, ह्यूमनॉइड, सारा कुछ पढ़ के जाओ और जाके देखो पेपर में 5 नंबर में ये एक्सक्रीटरी सिस्टम आ गया जी, चैप्टर का हो गया काम। फिर समझ में आई बात? तो बहुत जरूरी है और इंपॉर्टेंट भी है ये, ठीक है। इसी वजह से मैं एक एक चीजें ध्यान से बहुत धीरे धीरे हिंदी इंग्लिश दोनों में समझ लो, ठीक है, सो मत थोड़ी देर। देखो तो मैंने सबसे पहली बात क्या बताई, स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूं। देखो बेटे ये कप शेप्ड बैग लेग स्ट्रक्चर जो था ये तो क्या था? बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल का लोअर एंड क्या होता है? ये ट्यूब्यूल। बोमेंस कैप्सूल के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? ये बंडल्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज। बंडल्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट इन बोमेंस कैप्सूल इज नोन एज ग्लोमेरुलस। क्लियर? उसके बाद वन एंड ऑफ ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस का एक एंड, ऐसे ही लिखना आपने सर, वन एंड, ये वाला जो एंड था ये एंड, one end of glomerulus is connected to the renal artery. Renal artery carry the dirty blood into the glomerulus so that ये dirty blood को carry करती है glomerulus में, so that glomerulus can filter the blood। glomerulus क्या कर दे? ब्लड को फिल्टर कर दे, प्योरीफाई कर दे by removing। कैसे फिल्टर करेगा, क्या क्या रिमूव करेगा इसके अंदर से मैं बताता हूं। ये क्या क्या फिल्टर करेगा? by removing
सोल्ट्स, अमीनो एसिड्स, ठीक है भाई, सोल्ट हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए, और यूरिया, वाटर, स्मॉल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एटसेट्रा। बेटे ये बहुत जरूरी है, पॉइंट बना के लिखवा दूं, नहीं तो ऐसे ही देख लो यार क्या पॉइंट में कर रहे हो। एक एक बात मैं दो दो बार रिपीट कर दूंगा, पॉइंट तो अपने आप ही बन जाएंगे। बहुत ध्यान से समझ लो। जब ये ब्लड यहां से जा रहा होगा ना बेटे, उस टाइम पर क्या होगा, उस टाइम पर ये कैपिलरी की वॉल्स कैसी होती है, काफी थिन होती है, और उसकी वॉल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं ना। तो मैंने आपको बताया था कि सर जब ये यहाँ पे जाएगा ना ब्लड, तो ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का है, कुछ इस प्रकार का, ये ऐसे ऐसे यहाँ पे राउंड हो जाएगी, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर ऐसा बनाया हुआ है ग्लोमेरुलस ने अपना, कि जब ब्लड यहां से जाएगा ना, तो इस कैपिलरी की वॉल्स में से, इस ग्लोमेरुलस की वॉल्स के अंदर से क्या होगा, ये बाहर देखो, मैं एरोस दिखा देता हूं, ये ऐसे, ठीक है जी, दिख रही है एरो ये, यानी कि एरो का मतलब क्या है कि इस ग्लोमेरुलस की वॉल्स के अंदर से वेस्ट मटेरियल, ठीक है, कुछ सब्सटेंसेस ब्लड के अंदर से बाहर आ जाएंगे। बाहर कहां आ जाएंगे बताओ, बाहर कहां जाएंगे, इनटू द बोमेन्स कैप्सूल। कहां जाएंगे, इनटू द बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है सर, बोमेन्स कैप्सूल में आ जाएंगे यहां पर, ठीक है सर। जब बोमेन्स कैप्सूल में आ जाएंगे ये वेस्ट, ठीक है जी, तो ये बोमेन्स कैप्सूल में कौन कौन सी चीजें आ गई, सुन लो ध्यान से। पहली चीज सोल्ट्स, दूसरी चीज वाटर, तीसरी चीज यूरिया, ये यूरिन, अमीनो एसिड्स, स्मॉलर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, कुछ छोटे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स भी बाहर आ जाते हैं, और अमीनो एसिड्स जो इंपॉर्टेंट है, और साथ में सोल्ट्स हमारे बॉडी में जो जरूरी होते हैं ब्लड के अंदर, जो हमारे फूड का एक पार्ट था, वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, वो सोल्ट्स, वो भी एज ए वेस्ट की फॉर्म में, मतलब कि ये ग्लोमेरुलस उसको बाहर निकाल देता है ब्लड से, और वो सारी चीजें कहाँ जाती हैं, बोमेन्स कैप्सूल में। फिल्टर द ब्लड बाय रिमूविंग सोल्ट्स, अमीनो एसिड्स, यूरिया, वाटर, स्मॉल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एटसेट्रा इनटू द बोमेन्स कैप्सूल। कहाँ जाते हैं, इनटू द, तो बेटे ये बोमेन्स कैप्सूल में आ गई। क्या चीजें नहीं आएंगी, ब्लड के अंदर से जो लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल थे वो उन पोर से बाहर नहीं निकल सकते, तो लार्जर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और जो ब्लड सेल्स हैं, यानी कि जो आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स थे, वो सेल्स इस कैपिलरी के वॉल्स में से बाहर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि ये कैपिलरी के पोर छोटे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं सर, लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ब्लड सेल्स यही रह जाएंगे ब्लड के अंदर। बाकी जो मटेरियल था, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स थे, स्मॉल सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स थे, जैसे कि स्मॉल सोल्ट्स के मॉलिक्यूल हो गए, स्मॉल अमीनो एसिड्स हो गए, स्मॉल प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है, यूरिया हो गया, यूरिन हो गया, जो वेस्ट मटेरियल है, पॉइजनस सब्सटेंसेस जो है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, वो सारी चीजें यहां आ जाएंगी इनटू द बोमेन्स कैप्सूल। बट लार्जर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और ब्लड सेल्स वो नहीं आएंगे। क्लियर हो गई बात? 4 बार सुन लेना, चाहे वापस जाके रिपीट करके इसको, ये नहीं भूलना है, ठीक है। अब जो वेस्ट आया वो कहां आ जाएगा, यहां के बाद ये एरो देखो, मैं ये बना रहा हूं, ये वेस्ट यहां पर आ गया सर, ये देख लो, ये वेस्ट मटेरियल कहां आ गया, नीचे ट्यूब्यूल के अंदर। क्या नाम था इसका, ट्यूब्यूल। वेस्ट मटेरियल कहां आ गया, ट्यूब्यूल के अंदर। अब समझना, ग्लोमेरुलस का एक एंड तो कहां कनेक्ट था, रेनल आर्टरी से, जो कि डर्टी ब्लड को लेकर के आया। जब डर्टी ब्लड ग्लोमेरुलस में से पास हुआ तो उसका क्या हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, उसमें से ये वेस्ट सब्सटेंसेस और कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो कि जरूरी है। मुझे पता है सर ये अमीनो एसिड, सोल्ट हमारे खाने के लिए जरूरी है, ये गलती से बाहर निकल गए हैं यहाँ पर वेस्ट के साथ साथ। इस ग्लोमेरुलस ने इनको भी ब्लड से बाहर निकाल दिया, ठीक है, जबकि निकालना नहीं चाहिए था, लेकिन ये भी बाहर निकल जाते हैं, ठीक है।
अब वो कहाँ गए, वेस्ट मटेरियल और अमीनो एसिड, प्रोटीन, सोल्ट सारे कहाँ गए हैं, यहाँ पर यूरिन, यूरिया, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड सारे यहाँ गए ट्यूब्यूल के अंदर। अब ये जो सेकेंड एंड था, अब समझना बेटे, ये ग्लोमेरुलस का सेकेंड एंड है, देखो यहां से देख लो, ये ग्लोमेरुलस का कौन सा एंड है, यहां से तो आया था ब्लड, ये ब्लड कैसा है, ये क्लीन ब्लड है, तो ये सेकेंड एंड ऑफ द ग्लोमेरुलस कंटेनिंग क्लीन ब्लड, जो ये क्लीन ब्लड कंटेन करता है, ये सेकेंड एंड, ठीक है। ये सेकेंड एंड आएगा यहां से और ये क्या करेगा बेटे, इसको सराउंड कर लेगा ऐसे। बोलो ये बात समझ में आई, क्या कर लिया, जो सेकेंड एंड था ग्लोमेरुलस का, उसने इस ट्यूब्यूल को, किसको, ट्यूब्यूल को क्या कर लिया, सराउंड कर लिया ऐसे, इसके कोल्ड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे सराउंड हो गया, इसके सराउंड हो गया जी, ठीक है। अब समझना बात ध्यान से, ठीक है जी, ये कहानी है। अब ये इसने इसको सराउंड कर लिया। अब मुझे एक बात बताना जरा, जहां से ये क्लीन ब्लड आ रहा है, इसमें वेस्ट मटेरियल था, इसमें हमारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी थे। अब ट्यूब्यूल का फंक्शन समझ लेना, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है पूरे नेफ्रॉन में, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसके ऊपर 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्यूब्यूल के ऊपर अलग अलग तरीके से। मैं आपको पहले ट्यूब्यूल का फंक्शन बताता हूँ, एक बार हिंदी में सुन लो पहले। हिंदी में पता है क्या चक्कर है, ये यहां पर जब प्रोटीन, सोल्ट, यूरिया, यूरिन, वेस्ट सब्सटेंसेस के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हमारे बाहर आ गए इस ब्लड के अंदर, इस वेस्ट के टाइप में, वो ट्यूब्यूल के अंदर आ गए, ठीक है। तो क्या हुआ, ये वाला एंड ने दोबारा आकर इसको सराउंड कर लिया ट्यूब्यूल को। अब ट्यूब्यूल क्या करेगा, ट्यूब्यूल बेटे बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है एक प्रकार से, कहने का मतलब क्या, ये इस ब्लड के अंदर जब इस कैपिलरी की वॉल, ग्लोमेरुलस की वॉल और इसकी वॉल आपस में कांटेक्ट में आएंगी ना, तो ये ट्यूब्यूल क्या करेगा, ये ट्यूब्यूल वेस्ट मटेरियल को तो अपने पास रख लेगा, और जो ये ट्यूब्यूल क्या करेगा, कहां लिख दूं मैं, यहां लिख देता हूं, ठीक है। ट्यूब्यूल क्या करेगा, ट्यूब्यूल अलाउज रीएब्जॉर्प्शन, salts, proteins, amino acids, water, but prevents the reabsorption of urea, urine, waste। बेटे ये है ना, ये मरते दम तक नहीं भूलना आपने, ये फंक्शन है ट्यूब्यूल का। किसका फंक्शन है ये फंक्शन है ट्यूब्यूल का। ठीक है साहब, क्या है इसमें वो समझ लेंगे। हुआ क्या कि सर जब इस एंड ने यहां पर आकर इसको सराउंड किया, ठीक है, तो ट्यूब्यूल के अंदर जो गलती से हमारे प्रोटीन्स बाहर आ गए थे, जिनके जो छोटे मॉलिक्यूल्स है प्रोटीन के, जो सोल्ट थे हमारे, अमीनो एसिड्स थे, वो गलती से जो बाहर आ गए थे ना वेस्ट के साथ साथ, वो ये ट्यूब्यूल इस कैपिलरी के अंदर, इस ब्लड कैपिलरी के अंदर वापस से डाल देगा। इस कैपिलरी को बोल देगा सर आप यहां से मेरे से ये अपने प्रोटीन वापस ले लो, ये गलती से आ गए हैं वेस्ट के साथ। कौन कहेगा, ट्यूब्यूल।
तो ट्यूब्यूल क्या कर देता है, ट्यूब्यूल एक सिलेक्टिवली मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करता है। सिलेक्टिव का मतलब क्या है कि ये जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स है ना उनको तो अलाउ कर देता है वापस रीअब्जॉर्ब होने के लिए, लेकिन ये जो यूरिया और जो ये यूरिन का वेस्ट था, यूरिया और जो यूरिन के जो वेस्ट था ना, इसको अलाउ नहीं करता, बट प्रिवेंट्स द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूरिया एंड यूरिन। इनको नहीं जाने देगा वेस्ट को, केवल ये जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन, वाटर, अमीनो एसिड्स, ये सोल्ट, ये हमारे न्यूट्रिएंट जो बाहर आ गए थे, इनको तो वापस रीअब्जॉर्ब करवा देगा और वेस्ट को रीअब्जॉर्ब नहीं होने देगा। इसका मतलब ये क्या करता है, अलाउज द सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अलाउ क्या, यहाँ पे क्या वर्ड आएगा, यहाँ पर सिलेक्टिव, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का काम करता है। अब मुझे बताओ, अब जो ये एंड था ब्लड कैपिलरी का, इसके अंदर क्या है, क्लीन ब्लड है और सारे न्यूट्रिएंट वापस आ गए हैं, क्लीन ब्लड है और सारे न्यूट्रिएंट वापस आ गए हैं ना बेटे। अब ये जो एंड था ग्लोमेरुलस का, हमारा ग्लोमेरुलस का, सॉरी ये जो ब्लड कैपिलरी थी, ये ब्लड कैपिलरी थी, ये आकर के किससे कनेक्ट हो जाएगी, ये कनेक्ट हो जाएगी रेनल वेन से। किससे कनेक्ट हो जाएगी, रेनल वेन से। रेनल वेन क्या करेगी, कैरी द क्लीन ब्लड, ये क्लीन ब्लड को रेनल वेन वापस ले जाएगी। ठीक है जी, पक्का। तो ये जो ये एंड आया था, साउंड किया, साउंड करने के बाद इसमें क्लीन ब्लड है, क्लीन ब्लड को कौन ले जाएगी, ये रेनल वेन, रेनल है, ये रियल नहीं था। ठीक है भाई, सुन लो ध्यान से, रेनल आर्टरी, रेनल RENAL है ये, ठीक है जी। ये जो रेनल आर्टरी है, रेनल आर्टरी तो डर्टी ब्लड को अंदर लेकर आती है और रेनल वेन फिर ये सारा काम होने के बाद रेनल वेन इस क्लीन ब्लड को बाहर ले जाती है, वापस से ले जाएगी अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम के। तो ये भी क्वेश्चन आता है, रेनल वेन तो अंदर ले जाएगी, रेनल आर्टरी बाहर ले जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। दूसरा, ये जो ट्यूब्यूल था, ये जो ट्यूब्यूल है, इस ट्यूब्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, डर्ट। इस ट्यूब्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, डर्ट। तो ये जो ट्यूब्यूल है, ये डर्ट को कंटेन करेगा। ये जो ट्यूब्यूल है, ठीक है, वहां पे जगह नहीं बची बेटे, नहीं तो मैं दिखा देता, मैं इसको इस तरह मोड़ देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, ये जो ट्यूब्यूल था ना, ये ट्यूब्यूल इस डर्ट को लेकर आएगा, ठीक है, और इस डर्ट को किससे कनेक्ट कर देगा, ये अपने पास ठीक है, यूरिनरी कलेक्टिंग डक्ट ऑफ किडनी। किडनी का जो यूरिनरी कलेक्टिंग डक्ट होता है ना, जो वेस्ट को कलेक्ट करता है, ये ट्यूब्यूल आकर उससे जुड़ जाएगा। और फिर यूरिनरी कलेक्टिंग डक्ट जो किडनी का है वो जुड़ा होता है किससे, यूरेटर से। यूरेटर के बाद फिर कहां जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में, ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा के थ्रू बाहर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात, पक्का। नहीं आई दोबारा रिपीट करके सुन लेना बेटे, समझ में आई बात। जिन पर्सन्स की किडनी फेल होती है ना, उनमें क्या होता है, उनकी ये रेनल आर्टरी फेल हो जाती है। यानी कि रेनल आर्टरी है ना, इस ब्लड को यहाँ नहीं ले आती अंदर, ये रेनल आर्टरी ही ब्लॉक हो गई यहाँ से। ये रेनल आर्टरी ब्लॉक होगी तो डर्टी ब्लड आएगा अंदर, नहीं आएगा। डर्टी ब्लड नहीं आएगा तो फिर क्या होगा बताओ, डर्टी ब्लड आएगा ही नहीं तो क्या होगा, तो फिर ब्लड क्लीन नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, फिर उस पर्सन का डायलिसिस करते हैं। क्या करते हैं, उस पर्सन का डायलिसिस करते हैं। डायलिसिस प्रोसेस इसलिए की जाती है। डायलिसिस क्या होता है, इट इज द आर्टिफिशियल टेक्निक टू प्योरीफाई द ब्लड। ये आर्टिफिशियल प्रोसीजर होता है, आर्टिफिशियल प्रोसेस होती है जिससे कि हम ब्लड को क्लीन करते हैं। जिन पर्सन्स की किडनी काम नहीं कर रही होती, जिनमें ये किडनी फेल हो जाती है, किडनी फेल का मतलब रेनल आर्टरी फेल हो गई है, ठीक है। और डायलिसिस के अंदर कैसे करते कैसे हैं वो मैं आपको समझा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अभी काफी गर्मी हो रही है, बिल्कुल खड़ा भी नहीं हो जा रहा है, इतने पसीना आ गए हैं, क्योंकि फैन ऑफ कर रखना पड़ता, नहीं तो फिर फैन की साउंड ज्यादा आएगी अब तक। तो वॉइस क्लियर करने के लिए बेटे मैंने फैन ऑफ करके हमेशा लाइव क्लास में वैसे भी आप थोड़ी मेहनत दिखाओ आप भी, ठीक है। टेस्ट मैंने आपको बता ही दिया है, इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा सुन लेंगे एक बार, ठीक है। था कुछ भी नहीं, देखो सुनो, बोमेन्स कैप्सूल, कप शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, लोअर एंड ट्यूब्यूल,
बोमन्स कैप्सूल में क्या थे, बंडल्स ऑफ ब्लड कैपिलरी प्रेजेंट इन बोमन्स कैप्सूल इज नोन एज ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस हो गया। ग्लोमेरुलस का एक एंड किससे कनेक्ट है, रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी क्या करेगी, क्लीन ब्लड को, सॉरी डर्टी ब्लड को यहां लेकर आएगी। जब डर्टी ब्लड यहां पर आ जाएगा ग्लोमेरुलस के अंदर, तो क्या होगा, जब ग्लोमेरुलस के अंदर डर्टी ब्लड आ गया है तो फिर ग्लोमेरुलस क्या करेगा, उस ब्लड को फिल्टर करेगा, उसके अंदर से सोल्ट, छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो भी थे ना सोल्ट के हो, चाहे अमीनो एसिड्स के, चाहे यूरिया हो, यूरिन हो, वेस्ट हो, चाहे प्रोटीन्स हो, उन सबको बाहर निकाल के किसमें डाल देगा, ट्यूब्यूल के अंदर। लेकिन जो ग्लोमेरुलस का दूसरा एंड था वो वापस बाहर निकलेगा एज ए ब्लड कैपिलरी की फॉर्म में। ग्लोमेरुलस की जो ब्लड कैपिलरी की फॉर्म में जो ये एंड बाहर आया, ये एंड आकर के क्या करेगा बेटे, ये इसको सराउंड कर लेगा। किसको सराउंड कर लेगा, ये इस ट्यूब्यूल को सराउंड कर लेगा वापस से। जब ये वापस से एंड ट्यूब्यूल को सराउंड करेगा तो ट्यूब्यूल का काम क्या है, ये वापस से ट्यूब्यूल जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हमारे आ गए थे गलती से, सोल्ट वगैरह, उनको वापस से इसके अंदर वापस से क्या कर देगा, रीअब्जॉर्ब करवा देगा, वापस से रीअब्जॉर्ब करवा देगा इसके अंदर। भाई तू वापस ले ले अपने, और वेस्ट को अपने पास ही रख लेगा ट्यूब्यूल। और जो वेस्ट इसने पास रख लिया, अब ट्यूब्यूल उस वेस्ट को लेकर के किससे कनेक्ट हो जाएगा, किडनी के यूरिनरी कलेक्टर से। किडनी के अंदर जो यूरिन कलेक्ट करने वाला था, और जो यूरिन कलेक्ट करने वाला किडनी का, वो कनेक्ट होता है यूरेटर से, यूरेटर फिर यूरिनरी ब्लैडर, और ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा। और जो ये सेकंड एंड था इसका ब्लड कैपिलरी का, ये कनेक्ट हो जाता है किससे, रेनल वेन से। रेनल वेन उस क्लीन ब्लड को लेकर के अपने रास्ते निकल जाती है। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, थैंक यू सो मच। स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लो भाई, हट जाता हूं मैं।